नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूं आपसे जीएनजी के माध्यम से एक बार फिर। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्रिपरेशन और तैयारी एकदम चरम सीमा पर होगी। कोशिश कर रहा हूं आपके साथ रिवीजन वीडियोस के साथ कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा योगदान दे सकूं। फंडामेंटल, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, पार्टनरशिप जो चैप्टर है, मतलब पार्टनरशिप की जो बुक है, उसमें जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपने काफी पहले करके रख लिया होगा और अब उसके रिवीजन के लिए आपको टाइम देना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी आपके साथ कि आप इस चैप्टर को, हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल टू कॉपी ऐसा ही है, जैसा आपका शेड्यूल होगा वैसे ये वीडियो होगी, लेकिन कुछ हद तक आपको इससे थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो कोशिश करें आप मेरे साथ जुड़ने की। मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन में जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सारी चीजें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा कि एक आपको थ्योरी का बेस समझ में आएगा इस चैप्टर का, जिसके बेसिस पे आप आने वाले टाइम में जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, जो मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको, अगली वीडियो में इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन पे हर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसके साथ एंगेज होइएगा तो मुझे थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, मैं वीडियो जल्दी बना कर दूंगा। कोशिश ये है इसमें कि हम इसके सारे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ, मैं टॉपिक लेके आया हूँ, कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। इनको समझ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट की बात है। तो पूरा चैप्टर एक होलसेल हमारे पास एक समराइज फॉर्म में हमारे दिमाग में आ जाएगा, और जब भी रिवीजन की जरूरत पड़े इसको आप देख लो। तो हेडिंग है हमारे पास नेचर ऑफ द फर्म। पहली बात तो ये है कि हम किस फर्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं, हमारे पास दो तीन चीजें दिमाग में चलती हैं कि पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं या क्या कहते हैं, कैसे दिखती है। एक्चुअली क्या होता है दोस्त, मैं बताऊं, हम करते हैं बिजनेस या कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे पास पैसा आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होता है। होता यह है कि वो काम किसी एक के बस की है तो वो अकेला कर लेता है, हम उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। किसी के पास कैपिटल अच्छा होता है, वो उसे एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करा करके कर लेते हैं। कुछ लोग मिलके काम करते हैं, उस फॉर्मेशन को कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये पहले से, ताकि जब मैं ये सब पढ़ूंगा तो आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज ज्यादा टफ नहीं है। तो फर्म बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, किस लॉ की मदद लेनी है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड हों। जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड हों। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो भी आपके लिए पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। तो फिर सर हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ना करें, करनी चाहिए। इंडिया में बनने वाली पार्टनरशिप, उनमें से 70 से 80 या लगभग 80% प्लस जो पार्टनरशिप आपकी खराब होती है, डिसॉल्व होती है, वो इसी वजह से होती है कि उनका कोई बेस नहीं होता, आधार नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, डीड नहीं होता, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट्स आपके क्रिएट होते हैं, तो फिर सही नहीं होते हैं, वो बंद ही हो जाती है ना। तो पहले इसको समझेंगे, इसका नेचर कैसा है, हम किसको कह रहे हैं एक्चुअली। कोई भी आप काम करते हो जिसका आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, वो काम मिलके जो लोग कर रहे हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करने के लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले समझते हैं, यहां लिखा हुआ है एज पर नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर्स। बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो आप इस ना पार्टनर से अलग हटकर देखिए। अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म अलग चीज है और पार्टनर्स अलग चीज है। वहीं दूसरी जगह क्या करें, हाउएवर एज पर लीगल प्रोविजंस, as per legal viewpoint, the partnership is not a separate legal entity. In other words, it has no existence separate from its partners. It means that in case of bankruptcy, bankruptcy कहते हैं जब आप किसी भी फर्म को चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसका दिवालिया निकल गया है,
वो अब चलने के कगार पे नहीं है, वो बंद होने वाली है। कंपनी है तो इंसॉल्वेंसी की कगार पर है, ठीक है। तो बैंकरप्सी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर्स वुड बी लायबल टू मीट फर्म्स डेब्ट्स। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे और फर्म को लीगल तरीके से चलाएंगे, दो नजरिए होते हैं। जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो पार्टनरशिप फर्म को अलग रख के बात करूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर से अलग है। वहीं ये कह रहे हैं कि अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बात अड़ जाती है तो फिर वहां पे बेटा देखो ये सेपरेट लीगल एंटिटी से आपको देखने को मिलेगी। कैसे? एज पर लीगल व्यू पॉइंट, पार्टनर इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कोई भी केस या कोई भी ऐसा कांड क्रियाक्रम आपने कर दिया है जो लॉ के अगेंस्ट में है, तो फिर उस केस में पार्टनर्स को अलग नहीं समझा जाएगा। लिखा हुआ ना, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अकॉर्डिंग टू द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर मान लीजिए कि फर्म आपकी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, बैंकरप्सी मतलब दिवालिया निकल गया, पैसा किसी का दे नहीं पा रहे, बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव में है, प्रॉफिट आपका नेगेटिव में है, अब आपको कर्जा उतारना है, आप बंद होने के कगार पर हैं। तो लास्ट में लिखा हुआ है प्राइवेट एस्टेट्स। प्राइवेट एस्टेट्स मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी पार्टनर्स की आपको डेब्ट्स पे करने के लिए इसमें झोंकनी पड़ सकती है। तो ये हो गया पार्टनरशिप का नजरिया। मतलब आप कहेंगे पार्टनरशिप कैसे दिखती है? दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग है, दूसरा दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई बात हो जाती है इसमें लॉ को बीच में आना पड़ता है, तो फिर पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही मानी जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी। मैं पॉइंट आपका लेकर चल रहा हूं पॉजिटिव साइड को। मैं मान रहा हूं कि हमने और आपने पार्टनरशिप कर ली। क्वेश्चन कहता है मुझे एक लाइन में डिफाइन करके दे दो पार्टनरशिप है क्या है। तो सेक्शन 4 ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, it defines the partnership as follow: partnership is the relation between person who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक इस तरीके का रिलेशनशिप है कि कोई सब बंदे मिलके जब कोई काम करें तो वो हर किसी के लिए है। कोई एक बंदा भी काम कर रहा है तो भी वो एक्टिंग फॉर ऑल माना जाएगा। यानी कि पार्टनरशिप में अगर आप हैं और आप 3 और मैं 1, हम मिलके 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे अकेले का किया गया काम पार्टनरशिप फर्म के लिए मान करके आपके लिए भी है, और आपका किया गया काम मेरे लिए भी। हम सब एक दूसरे के लिए लायबल होंगे। इसके मेन फीचर्स की तरफ आए, अगर आपसे पूछ लेता है 2 नंबर या 3 नंबर में, एक नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से 3 एक जैसे ही बताओ, ऑड वन आउट बता दीजिए, तो आपको याद होनी चाहिए। असेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम ये 2 लोग होने चाहिए आपके। एग्रीमेंट, अगर बिना एग्रीमेंट है तो भी चल जाएगी, लेकिन एग्रीमेंट हो अच्छी बात है, पार्टनरशिप टूटने से ज्यादा बन जाती है, बच जाती है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस की एग्जिस्टेंस और प्रॉफिट मोटिव, देखो जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो हवा में ना हो। हम भी भरोसा तभी कर पाएंगे जब हमें ऑफलाइन एक ऑफिस सेटअप दिखता है किसी का, तब हम जाकर के बात करते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपको उस चीज को देखने से, उससे बात करने से। तो एग्जिस्टेंस कहते हैं उसका होना जरूरी है, बिजनेस का होना जरूरी है। और दूसरा उसका प्रॉफिट मोटिव भी। आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो फिर वो सब पार्टनरशिप मत कहिए, उसे सोशल एक्टिविटी कहिए, अगर प्रॉफिट मोटिव एब्सेंस है तो। ओके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की हमें बात आएगी, प्रॉफिट्स भी सब बांट के ही लेंगे। ये डिपेंड करता है कौन किस रेशियो में रखता है। अगर नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इक्वल प्रॉफिट होता है। ये डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, आपका रिलेशनशिप पार्टनरशिप में ऐसा होता है लाइक जैसे प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल यानी कि जो आपको बताता है कैसे काम करना, आपको गाइड करेगा, और बीइंग एजेंट आप उसको करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन बहुत बार बार यूज होती है, डेफिनेशन में, नेचर में, पॉइंट्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में, कहीं भी हो जाएगी, अभी राइट्स में भी हो जाएगी, बहुत जगहों पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
बिजनेस सभी करेंगे, बिजनेस के अंदर 10 मेंबर है, 10 मेंबर काम करेंगे, 4 मेंबर है, 4 मेंबर काम करेंगे, और एक के द्वारा किया गया कार्य सबके लिए किया गया माना जाएगा, या सबके द्वारा किया गया माना जाएगा। तीसरा लीगल पॉइंट, यहां लिखा नहीं है बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे बेटा, लीगल पॉइंट से अगर हम देखें तो हमारा ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अकाउंटिंग पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग मानी जाती है, फर्म अलग और पार्टनर्स को अलग ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लीगल फ्रेम में, तो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम में, तो इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं देंगे, पार्टनर्स उसमें घुस ही जाएंगे। यहां तक हो गई बात। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये पता है क्यों करा रहा हूं, अगर हमें ना ये थ्योरी का पोर्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और करना। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने टूटी फूटी अकाउंटिंग भी कर रखी है और आप ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो और देखेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं सोच नहीं रहा हूँ, हर बार करवाता हूँ, इस बार मैं ऑनलाइन भी दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी फायदा होता है। आपका कल एग्जाम है, आप आज रिवाइज कैसे करें, 2 वीडियो देख लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा कल न्यूमेरिकल वाले वीडियो के लिए भी, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी वीडियो डालूंगा, कल नहीं तो परसों डाल दूंगा। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ पार्टनर। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं। तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम्हारे भी कुछ ना कुछ अधिकार होंगे, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य मन होगा कि मैं ऐसा है कि आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीजों का अधिकार होना चाहिए। अब वो आप नहीं तय करेंगे, वो लॉ के हिसाब से बताए गए हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर, देखा हुआ ना, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू, ओहो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। कैसे? जो भी रेशियो तय होगा उसमें हर पार्टनर अपना अपना शेयर लेगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक कंडक्ट इन बिजनेस। हर बंदे का, यानी कि हर पार्टनर का अधिकार है इस चीज का कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्ट लेगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्ट टू द मैटर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। कोई भी अगर बात होगी, कोई भी वार्तालाप होगा, तो पार्टनर्स आपस में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद उस पर डिसीजन या विचार विमर्श करेंगे, और ये पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो मैंने कोई डिसीजन ले लिया। बीइंग अ पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए ये आपका राइट है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे डिस्कस करूं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपने, मैं समझता हूँ, समझे होंगे। जैसे इस केस में आपके P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर रेलिवेंट अकाउंट्स। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप किसी पार्टनर को लाना चाह रहे हैं बट पीछे के पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं लाना चाह रहे, कंसिडर करना पड़ेगा, सबका अधिकार है इस पर विचार विमर्श करने का। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कोई भी अपने प्रॉपर्टी ली है पार्टनरशिप के नेम से, हर पार्टनर उसका जॉइंट ओनर है। इफ अ पार्टनर हैज अ गिवन लोन टू द फर्म हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड देन इट इज 6% पर एनम। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है और उसका कोई लोन ऑफ इंटरेस्ट तय है पहले से, ठीक है, नहीं है 6% आप आंख मीच कर दे दो। एक्सपेंसेस आर टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज अ राइट टू बी आइडेंटिफाइड बाय द फर्म। कोई भी ऐसा खर्चा अगर होता है जो फर्म के बिहाफ में मैं कर देता हूं, तो फर्म को इसको मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, बाकी के सारे पार्टनर्स में अपनी सहमति देंगे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। जरूरी नहीं है कि जिम्मेवारी हो कि आपको कंटिन्यू करना है, आपका मन नहीं है, किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं, यू कैन गो, but after giving a such proper notice according to the duration of the time which is mentioned in the partnership deed or agreement and other relevant factors। हिंदी में कहूं, आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं एक प्रॉपर नोटिस देकर। ये थे आपके राइट्स। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं। ज्यादा देरी ना किए हुए हम तुरंत समझेंगे एलएलपी। एलएलपी कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वैसे ये एक पैराग्राफ का एक टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कभी डेफिनेशन, कभी इसका मीनिंग पूछ लिया, कभी इसको आप
इसके अधिकार के साथ अदर फैक्टर जोड़ के एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है? ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसलिए होता है क्योंकि ऊपर अभी हमने नेचर ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ा था, उसमें हमारे पर्सनल असेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे, पर्सनल असेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे अगर बैंकरप्सी की कगार पे जा रहे हैं तो। यहाँ आपके लिए कुछ सोचा गया है। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP इन इंडिया केम इनटू द एग्जिस्टेंस with the enactment of Limited Liability Partnership Act 2008। 2008 के अकॉर्डिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आप बना सकते हैं, अपनी LLP बना सकते हैं, which laid down the law of the formation regulation of the limited liability partnership। आपके सिलेबस में नहीं है ना LLP, अभी क्वेश्चंस वगैरह आपको नहीं दिखेंगे इसके, इसलिए इसका ज्यादा कुछ रोल दिया नहीं है, बट आपको पढ़ाने के लिए दे दिया है। तो आप ऐसा मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, विच इज गिवन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी LLP को रजिस्टर्ड करेंगे। इसकी डेफिनेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बोला है कि अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आप LLP हैं। बात करें इसके नेचर की तो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। LLP अगर इस एक्ट के तहत बनती है तो LLP कहलाई जाएगी, यानी कि LLP एक्ट 2008। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट पार्टनर्स, जो कि अपने पार्टनर से सेपरेट लीगल एंटिटी के कंडीशन में आती है। और ये पूरा समझाने का तात्पर्य सेकंड पॉइंट था। वहां लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, यहाँ पे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। इसमें आपसे सिमिलैरिटी या डिस्टिंक्शन के नाम पे कुछ पूछा जाए तो ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, ये आपके लिए बहुत शोभा देने वाला पॉइंट होगा। LLP shall be, इसमें shall की स्पेलिंग गलत है। LLP shall have a perpetual succession। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि इस तरीके से बनाई जाएगी जो आगे भविष्य में चलती ही रहे, ऐसा सोच करके हम इसको कंसिडर करेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप कभी कभी जॉइंट वेंचर के नेचर में भी बनती हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम, टेम्परेरी और परमानेंट कैसे भी। एनी चेंजेस इन द पार्टनर्स ऑफ LLP shall not affect the existence rights और limited liability partnership या liability of the LLP। अगर किसी भी तरीके से आपके पार्टनर इसमें चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं तो इसकी एग्जिस्टेंस पे और राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टनर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन रेलिवेंट फैक्टर्स और रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2008, LLP एक्ट 2008। ठीक है, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की और मैं आशा करता हूं कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे। नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ कुछ नहीं समझ में आया है। मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर भी आ रहा होगा मेरा व्हाट्सएप पे, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको रिवीजन में लेने की। एक चीज उन्होंने बोली है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू LLP। ये दोनों अलग अलग बात है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट और 2008 LLP एक्ट, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। तो अगर आप LLP यानी कि एज अ पार्टनरशिप काम कर रहे हैं, एज LLP रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2008, तो 1932 वाला एक्ट पार्टनरशिप का इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आई तो मैं आगे ले चला। अब बात आती है सर ऐसा मैंने पार्टनर्स अपने ढूंढ लिए हैं, हम दो लोग दोस्त हैं, हम इसका काम करेंगे, हमारा कॉमन पर्पस है, हम सबको डिसाइड कर लेंगे, क्या हम काम कर सकते हैं, हम पे कैपिटल भी है। अब आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं, डीड को कहते हैं एग्रीमेंट। वैसे तो आप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम रजिस्टर्ड करते हैं ना किसी भी बिजनेस को तो उसकी गरिमा तैयार होती है, उसके प्रति हम सिंसियर रहते हैं, सीरियस काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं हो सीरियस नहीं करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू दोज पार्टनरशिप बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पार्टनरशिप बिजनेसेस, हमारे कहीं ना कहीं अधिकार उसमें बंध जाते हैं, या हम उन अधिकारों के हिसाब से बंध जाते हैं कि हमारे जितनी भी बातें कही गई होंगी ओरल और वर्बली, वो इतनी काम नहीं आएंगी जब हमारे डिस्प्यूट्स हो रहे होंगे, क्योंकि हम लिखित में बात करेंगे, इन राइटिंग बात करेंगे तो शायद हमारा काम बन जाए और काफी अभी देखो फायदा होगा आपको। अभी कह रहे पार्टनरशिप डीड बताइए। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बोला पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कहते हैं।
द लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी, पहली ही लाइन में लिखा है लॉ। मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक है अगर आप धंधा करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, बिजनेस करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो लॉ आपको ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती इसको बनाइए। इट इज नॉट मैंडेटरी, लिखा हुआ ना, इट इज नॉट मैंडेटरी दोस्त, इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी मैंडेटरी एक बात है। However, in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always the best course to have a written agreement during signed and registered under the act. Such a document which contains the term of agreement is called partnership agreement. मतलब वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके की गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियां, डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई, अगर आप इनसे बचना चाह रहे हैं तो आप एक एग्रीमेंट रिटन में कर लीजिए, उससे आपको आगे फायदा मिलता है। इस एग्रीमेंट को या इस डीड को हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब इसमें कैसे कैसे कंडीशंस होती हैं कि आप कहेंगे सर मुझे ये नहीं पता इसमें क्या लिखना है, किस चीज पे एग्रीमेंट करूं। तो पहला देखो नाम से, आप पहले फर्म का नाम और एड्रेस डिसाइड करें, नेम एंड एड्रेस टू द पार्टनर्स, ये सब चीजें डिस्कस होंगी इसमें। फर्म का नाम क्या होगा, फर्म कहाँ होगी, पार्टनर्स कौन होंगे, उनका नाम और एड्रेस क्या होगा, द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म प्रपोजेस टू डू, किस तरीके का बिजनेस करना चाह रही है फर्म, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी contributed by each partner and whether capital amount is to be fixed or fluctuating, ये बहुत मेन पॉइंट है। कितना पैसा लगाना है और कैपिटल हमारी फिक्स होगी कि फ्लक्चुएटिंग। आपने दो मेथड पढ़े होंगे, फिक्स के हिसाब से अलग अकाउंटिंग होगी, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से अलग अकाउंटिंग होगी, ऐसा बुक दिखाती है। मैं आपको बताऊंगा सेम होता है, छोटा सा फर्क है। जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा ना आपको तब इसको डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा लिया जाएगा, जैसे हम कैपिटल देते हैं ना तो पार्टनर्स की इच्छा रहती है कि हम कहीं और से पैसा कमाते और हमने अब बिजनेस में पैसा लगाया तो हम इससे भी पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में वो फिर क्या कहते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। ड्राइंग्स लेंगे आपने अपनी कैपिटल से पैसा दो तरीके की ड्राइंग्स होती है, मैं आपको बता दूं। एक होता है आपका ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसपे आप ब्याज देते हैं फर्म को। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, इस पे आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ा। दो तरीके की ड्राइंग होती है दोस्त। अगर आप ड्राइंग देते हैं, ड्राइंग करते हैं यानी बिजनेस से पैसा निकालते हैं एज अ प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा दोस्त। अगर आप आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल से पैसा कम होगा, उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, आपकी कैपिटल कम हो जाती है बस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये डिसाइड होगा आप जो भी पार्टनर 2-3-1 3-2-1 1-2-3 इक्वल 5-2-10 जो भी रखना चाहें यू कैन डू। नेक्स्ट है आपका सैलरी, ये भी डिपेंड करता है भाई फर्म में कितने लोग सैलरी लेंगे। होता है ना, जैसे अगर हम फर्म, मैं आपके साथ एक टीचिंग फर्म खोलना चाहता हूँ और आप भी पढ़ाते हैं मैं भी पढ़ाता हूँ, कुछ लोग सैलरी के साथ ज्यादा सेफ समझते हैं, प्रॉफिट तो लेंगे लेकिन वो कहते हैं सर आप मेरी जगह किसी और को रखते तो मुझे सैलरी दे दो। तो फर्म में कैपिटल के अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा, जिनमें से जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये कितनी प्रतिशत लेना है, कैसे देना है, कैसे ले, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में अगर हो तो वर्बल होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी दोस्त। वर्बल चीजें कहीं ना कहीं लिमिटेड होकर रह जाती है और डिस्प्यूट खड़े करने में 99% रोल प्ले करती हैं। अगर आपका एग्रीमेंट हो जाएगा तो इन चीजों को आप पहले से डिसाइड करोगे, तो कल को कोई लड़ाई होती भी है तो आप ऐसा करके पर्चा दिखा सकते हैं, आप पर्चा दिखा सकते हैं, आपके सारे डिस्प्यूट्स क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी आपके ऊपर केस करता है या आप एक दूसरे के ऊपर केस करते हो तो वो डिस्प्यूट्स लीगल तरीके से इजीली फॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल, अगर आप मैंने आपको जो मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा, जब भी हमने एडमिशन का बात किया, जब भी हमने रिटायरमेंट का बात किया, मैंने उससे पहले एक स्टेप पहले गया, मैंने कहा जब भी रेशियो चेंज होगा ना तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको करनी पड़ेगी। अब रेशियो तो चेंज किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो क्या मेथड्स होंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कौन सा आप ईयर फॉलो करेंगे, क्या अकाउंटिंग पीरियड होगा, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे, सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 12 पॉइंट पढ़ा दिए हैं, लगभग इसमें 20 पॉइंट है, मैं सब पढ़ाऊंगा। ऑडिटिंग, वेदर द फर्म
books will be audited or not? If so, the mode of auditor's appointment. क्या हमारी फर्म को ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है? अब आप कहेंगे सर ऑडिटर कौन होता है? बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, अदर रेलिवेंट अकाउंट्स बनाएंगे, अदर अकाउंटिंग, जितनी भी अकाउंटिंग हुई पूरे साल की, आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, बट कोई ना कोई बंदे को हमें बुलाना पड़ेगा, वो उसको चेकिंग करेगा। यूजुअली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो ये ऑडिटर क्या करते हैं, इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं। वो ऑडिटर कौन होगा ये भी आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, या वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा। मेथड होता है, ऐसे नहीं आप ऑडिटर बुलाते हैं, मेथड होता है किसको बुलाना है, क्योंकि ऑडिटर्स की भी अपनी गरिमा होती है, वो हर किसी की अकाउंटिंग को ऑडिट नहीं कर सकता, लिमिटेशंस होते हैं। अभी मैं यहाँ नहीं बता सकता, जब आप कभी भविष्य में सीए वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ऑडिट, या बीकॉम के थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में आपको ऑडिट सब्जेक्ट मिलता है, अब वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो जाता है दोस्त कि आपको पार्टनरशिप कब स्टार्ट करनी है। कमेंसमेंट में लोगों को नहीं पता होता ना, कमेंसमेंट का मतलब है, जिन बच्चों को नहीं पता है, स्टार्टिंग या बिगिनिंग। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब चालू होगी, कब खत्म होगी। अगर ऐसा है कि कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप बना रहे हैं पार्टनरशिप, जिसको हम ज्यादातर जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं, ऐसा देखा होगा आपने, गवर्नमेंट के कई सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बताती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बताती है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करते हैं, मिक्स हो जाता है। ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लंबे समय तक नहीं चलते, कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, ठीक है। या हमने कोई एक पर्पस ढूंढा, हमें ये काम करना है और ये काम करने के बाद हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, अगर आगे करना है तो उसके लिए दोबारा करेंगे। तो आप इस केस में ड्यूरेशन भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे, है ना, और फिर उसको कैसे डिसॉल्व करेंगे, ये सब चीजें। यूज ऑफ डिसीजन, गार्नर वर्सेस मोरे रूल। गार्नर वर्सेस मोरे रूल आपके अकाउंटिंग में है बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बट आप इतना मान सकते हैं कि अगर आप लॉस में है या प्रॉफिट में है, आपका डिसोल्यूशन के टाइम पे किस तरीके से सेटलमेंट होगा, या कुछ भी पार्टनर्स की कैपिटल को लेकर के बात होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं, या आपको ये आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरी अलग से एक अंडरस्टैंडिंग बनाऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको समझा दूंगा अलग से एक वीडियो बना के। बैंक अकाउंट, वेदर द बैंक अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फर्म्स नेम और इन सम अदर पार्टनर नेम हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 6 पार्टनर है, हम किसको इंपॉर्टेंट माने, किसको मुख्य माने, जो साइन करेगा बैंक के चेक्स, ये तो यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ये पहले से तय करना है कि किसके नाम में अकाउंट खुलेगा, क्या फर्म के नाम में अकाउंट खुलेगा, क्या पार्टनर के नाम में खुलेगा, कौन इनके चेक्स को साइन करेगा। भाई फर्म साइन करने तो आएगी नहीं, साइन तो कोई ना कोई पार्टनर ही करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी है आपको। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन। आप अगर एडमिशन करते हैं तो जितने भी आपके रूल्स हैं वो फॉलो होंगे, वो चीजें आपको डिसाइड करनी है। रूल्स बी फॉलोड बाय द सेटिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप किसी को रिटायर कर रहे हैं तो वो सारे रूल्स यहाँ पे लिखे जाएंगे या बताए जाएंगे या डिसाइड किए जाएंगे या तय किए जाएंगे, कैसे हमें एडमिशन करना है, कैसे हमें रिटायरमेंट करना है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में आपसी कोई मतभेद या वाद विवाद हो जाता है, देखो 5 पार्टनर है, 4 में हो जाता 5 पार्टनर है, 4 एक तरफ, एक तरफ, हो सकता है एक बंदा चला जाए, पार्टनरशिप रुक जाती है। लेकिन कभी कभी होता है पार्टनर ही 3 है, 2 बंदे नहीं संभाल सकते, विवाद हो गया, 2 बंदों की ही पार्टनरशिप है, विवाद हो गया, तो फिर हमें कैसे सेटलमेंट होगा, वहां हमारा एग्रीमेंट थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मदद करता है। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो एग्रीमेंट इज जस्ट अ टाइप ऑफ, अरे एक चीज मैं बताऊंगा, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन एग्रीमेंट आप ऐसा मान लीजिएगा कि एग्रीमेंट अगर है तो आपके पीछे एक बैकअप रहता है कि आपके साथ अगर कुछ पार्टनर्स में डिस्प्यूट होने के बाद कुछ गलत हो रहा है तो आपको सेटलमेंट कराना है या कुछ भी ऐसा क्लेम करना है या कोई भी डिस्प्यूट सेटल करना है, तो एग्रीमेंट बहुत हद तक आपका रोल प्ले करता है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं पहली ही लाइन में लॉ ये कहता है
आप पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनाएं, ये कंपलसरी नहीं है, लॉ प्रेशर नहीं डाल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से या मुझसे बड़े बड़े टीचर्स के हिसाब से ये ऐसा होता है, माना जाता है कि आप डीड बना के चलें, इतना आपको भी पता हो, कोई भी काम करते हैं तो रिटन एग्रीमेंट होता है, तो ज्यादा किफायती माना जाता है, बजाय इसके क्या वर्बल काम करें। अब देखो मैंने बातें करते करते हमने 20 पॉइंट्स पढ़ लिए, कितनी सालों तक आप इन 20 पॉइंट्स को याद रखेंगे? तो कोशिश कीजिएगा कभी भविष्य में काम करें तो रिटन एग्रीमेंट में ही काम करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी काम ही कर रहे होते हैं, फिर भी पढ़ रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, तो किताबों से नॉलेज ले सकते हैं आप। पैसा कहीं भी मत फंसाना, एग्रीमेंट करके जाना। होता है ना, आप एक कोचिंग भी आते हो पढ़ने के लिए तो पहले पूछते हो ना सारी बातें। कोचिंग वाले आपसे फॉर्म भराते हैं, स्कूल वाले आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं, कॉलेज वाले आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं, फिर आपको प्रोस्पेक्टस देंगे, सारी चीजें बताएंगे उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है आपका, एग्रीमेंट ही तो हो रहा है। कल को कोई भी बात होती है, आपको किस दिक्कत परेशानी होती है, तो उस केस में आपकी सारी चीज आपके हित में क्या क्या आएगा, आप उसको दिखाएंगे ना कि प्रोस्पेक्टस में लिखा है, आपने हमसे ये वादा किया था। लिखित चीजें होती है तो थोड़ा फायदा ज्यादा होता है। अब मैं आऊंगा इंपॉर्टेंस पे। अभी डीड समझ ली, अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस कहां तक जा रही है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेट और कंपलसरी फॉर एवरी फर्म। लॉ ये कहता है कि जरूरी नहीं कि हर एक फर्म को ये कंपलसरी है कि आप अपना जो है डीड बनाएं। इट इज द डिजायरेबल टू हैव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन ये लगता है, इसकी जरूरत पड़ती है, उसके कुछ रीजंस हैं। इट रेगुलेट द राइट्स एंड ड्यूटीज लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। आपस में पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या हैं, हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये बताता है ना। इट हेल्प्स टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर लेड डाउन बिफोर द डीड। दूसरा ये है कि भैया ऐसा है, आप कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी अगर हो रही है पार्टनर्स के बीच में, या कोई भी डिस्प्यूट है, तो इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, हम उस पर बात करेंगे, है ना। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर में बी सेटल इजीली। अगर कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, आसानी से हो सकता है। वर्बली होगा, आप इस पे ब्लेम करोगे, ये बी पे करेगा, बी सी पे करेगा, बैटरी है, लिखा हुआ है, मान लो, बात खत्म। Hence, it is always the best course to have a written agreement during signed by the old partners and registered under the act। यहाँ old नहीं आएगा, यहाँ और आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा और है बस। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। ये कुछ 6 7 8 रूल्स हैं आपके, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन जो हमारा आता है वहां में ये पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, एब्सेंट है, साइलेंट है, तो देखो मैं बोलता हूं, ऐसा बोल दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका कोई स्पेशली क्लेम प्रोविजन ना हो। इसके लिए हम कल क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट कल नहीं, जब भी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किन किन कंडीशंस पे दिया जाता है। फिलहाल के लिए आप ये मान लीजिए कि अगर आप लॉस में है और आपके पास पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट नहीं है फर्म का, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, सैलरी टू पार्टनर्स नहीं देंगे, कमीशन टू पार्टनर्स नहीं देंगे। लेकिन पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है और उसका एग्रीमेंट पहले से है, या कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, नहीं है तो 6% आप इंटरेस्ट ऑन लोन आंख मीच के दे देंगे। ये मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, एक्ट बोल रहा है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। जितने भी बंदे आपके साथ हैं पार्टनरशिप फर्म में, या जितने भी बंदी आपके साथ हैं पार्टनरशिप फर्म में, जितने भी पार्टनर्स आपके साथ है पार्टनरशिप फर्म में, सबकी कंसेंट चाहिए, है ना। इज पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस? बिल्कुल। पार्टनर जो भी बिजनेस के कंडक्शंस होंगे या जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल करेगा। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। आप कह रहे तो 2-3 पॉइंट पीछे गए बेटा, वो थे लॉ के हिसाब से जरूरी है, राइट्स हैं आपके, ये अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी आपके राइट्स हैं, ये बताया गया है। It should be remembered that the partner may change any of our provisions by coming of the common agreement
और आपको इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर पार्टनर्स को जरूरत पड़ती है तो कॉमन एग्रीमेंट करके किसी भी ऊपर दिए गए प्रोविजन को बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इस बेसिस पे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं, आपको इतना ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको काफी हद तक न्यूमेरिकल से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।